नमस्ते। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। ये वो दौर था जब मध्य एशिया से आए संपर्कों ने न सिर्फ यहाँ की राजनीति को बदला, बल्कि हमारी कला, समाज और यहाँ तक कि हमारी सोच पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक बदलाव की कहानी को समझते हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है कि मध्य एशिया से हुए संपर्क ने भारतीय संस्कृति को राजनीतिक रूप से तो बदला ही, लेकिन सामाजिक और कलात्मक तौर पर कैसे एक नया रूप दिया। हम देखेंगे कि ये बदलाव सिर्फ राजा महाराजा और उनके सिंहासनों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने आम इंसान की जिंदगी, कला और समाज की हर एक परत को छुआ। अपनी इस पूरी चर्चा को और आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे शासकों और उनके साम्राज्यों से, फिर देखेंगे कि व्यापार और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद धर्म, कला और विज्ञान पर हुए असर को समझेंगे, और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शासकों की जो मध्य एशिया से भारत आए थे। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी, वहां एक के बाद एक कई नई ताकतें उभरीं और इन्होंने यहां की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है इंडो ग्रीक से, जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए और जिनके मशहूर राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर आए शक और पार्थियन, लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुए वो थे कुषाण। जरा सोचिए, 78 ईस्वी के आसपास कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। और हां, ये वही कनिष्क हैं जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की, वही कैलेंडर जिसे आज भारत सरकार भी आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इन नए शासकों के आने से भारत के व्यापार और समाज पर आखिर क्या असर पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, इसने तो भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की दिशा ही मोड़ दी थी। इस पूरे बदलाव का जो इंजन था वो था सिल्क रूट। कुषाणों ने इस पर कब्जा करके मानो उस जमाने के सबसे बड़े ग्लोबल हाईवे पर अपना कंट्रोल कर लिया था। भारत से मसाले, रेशम और कपड़े चीन और रोम तक जाते थे, और बदले में इतना सोना भारत आया कि उस समय के रोमन इतिहासकार भी इस पर चिंता जताने लगे थे। इस व्यापार ने न सिर्फ शहरों को अमीर बनाया, बल्कि खेती को भी, खासकर कपास जैसी फसलों को खूब बढ़ावा दिया। और जानते हैं, इसका असर हमारी जीवन शैली पर भी पड़ा। सेना में बेहतर लगाम और काठी के इस्तेमाल से घुड़सवार सेना पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो गई। और आम जिंदगी में आज जो हम पतलून, लंबे कोट और चमड़े के जूते पहनते हैं, इन सब का चलन भी इन्हीं मध्य एशियाई संपर्कों की ही देन है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई, भारतीय समाज ने इन विदेशी शासकों और योद्धाओं को अपनाया कैसे? यहीं पर व्रात्य क्षत्रिय का एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसका मतलब था ऐसे क्षत्रिय जो अपने मूल कर्तव्यों से कुछ हद तक दूर हो गए हों। इस तरह इन विदेशी योद्धाओं को भारतीय समाज में एक सम्मानजनक जगह दी गई। ये उस दौर के भारतीय समाज के लचीलेपन और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता को दिखाता है। राजनीति और समाज के बाद अब बात करते हैं धर्म, कला और विज्ञान की, क्योंकि इस दौर का सबसे गहरा और स्थायी असर इन्हीं क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। यहां संस्कृतियों का एक ऐसा अद्भुत संगम हुआ जिसने भारतीय सभ्यता की धारा ही मोड़ दी। कुषाण सम्राट कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म एक बहुत बड़े मोड़ पर आ खड़ा हुआ। कश्मीर में हुई चौथी बौद्ध संगीति में ये धर्म दो हिस्सों में बंट गया। एक था हीनयान, जो बुद्ध की मूल और कठोर शिक्षाओं पर चलता रहा, और दूसरा था महायान, जिसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। बुद्ध को एक देवता के रूप में देखना शुरू किया और उनकी मूर्ति पूजा की शुरुआत की। धर्म में आए इस बदलाव ने कला को भी एक नई दिशा दी। गांधार कला शैली में हमें ग्रीक रोमन प्रभाव साफ दिखता है। यहाँ बुद्ध की मूर्तियां एक यथार्थवादी इंसान की तरह हैं, मस्कुलर शरीर और घुंघराले बालों के साथ। वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से देसी अंदाज वाली मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर से बनी बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिनमें आध्यात्मिकता और चेहरे पर एक दिव्य शांति झलकती है। ये दौर सिर्फ कला और धर्म का ही नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान का भी एक सुनहरा दौर था। एक तरफ अश्वघोष बुद्धचरित जैसा महाकाव्य लिख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद के महान आचार्य चरक चिकित्सा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। यहां तक कि शीशा बनाने और चमड़े के जूते बनाने जैसी टेक्नोलॉजी भी इसी दौर में खूब फली फूली। और ये तथ्य तो वाकई हैरान करने वाला है कि यूनानी संपर्क का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना गहरा पड़ा।
आज ज्योतिष में जो हम राशिफल यानी हॉरोस्कोप की बात करते हैं और सप्ताह के जो 7 दिन इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों ही अवधारणाएं हमें हेलेनिस्टिक दुनिया से मिली। तो अब तक की पूरी चर्चा के बाद चलिए उन सबसे जरूरी पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जिन्हें परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना बेहद जरूरी है। ये एक तरह से हमारा क्विक रिवीजन होगा। अगर इस पूरे दौर का सार एक वाक्य में समझना हो तो वो ये है, ये समय सिर्फ लड़ाइयों या विदेशी हमलों का नहीं था, बल्कि ये संस्कृतियों के मेलजोल की एक बहुत ही जीवंत प्रक्रिया थी। इसने एक ऐसे अनोखे संगम को जन्म दिया जिसने आने वाली सदियों तक भारतीय सभ्यता को और भी ज्यादा समृद्ध बनाया। तो चलिए फटाफट मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। राजनीतिक तौर पर कनिष्क का कुषाण साम्राज्य और शक संवत की शुरुआत। आर्थिक रूप से सिल्क रूट पर कंट्रोल और भारत में सोने का अथाह प्रवाह। सामाजिक रूप से विदेशियों का व्रात्य क्षत्रिय के रूप में समाज में शामिल होना। धार्मिक रूप से महायान बौद्ध धर्म का उदय और मूर्ति पूजा की शुरुआत। और कला के क्षेत्र में गांधार और मथुरा जैसी अद्भुत कला शैलियों का विकास। और अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए। जरा कल्पना कीजिए, अगर कुषाणों ने सिल्क रूट पर नियंत्रण ना किया होता तो प्राचीन भारत का आर्थिक और कलात्मक विकास शायद किस तरह अलग होता। इस सवाल पर सोचना हमें इतिहास में कारण और उसके प्रभाव के रिश्ते को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।